हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग इन इंडिया। क्या क्या एनवायरमेंटल पॉलिसीज है, अलग अलग एनवायरमेंटल पॉलिसीज काम करती है जो कि प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है, उनके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए एंड इन लाइन विद एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। और वहां पर जब आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज और गाइडलाइंस वहां पर फॉलो होनी चाहिए ताकि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। Various policies and guidelines have been introduced in India to ensure that development activities are carried out in eco-friendly manner। बहुत सारी गाइडलाइंस इंडिया में लागू है ताकि जो डेवलपमेंट है वो इको फ्रेंडली मैनर में जारी रहे। सबसे पहली आती है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है NAPCC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 2008 में लॉन्च किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस। 8 मिशन हैव बीन आइडेंटिफाई इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट एंड वाटर। अलग अलग 8 प्रकार के मिशन जो है इसके अंदर आइडेंटिफाई किए इन्होंने, जिसमें सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर जो है वो मेन मुद्दे थे इसके अंदर। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी है और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस है उनको बढ़ावा देना है, NAPC। तो इसमें अपने याद रखने वाली चीज इसकी फुल फॉर्म और कब लॉन्च हुआ है, 2008 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो प्लान था वो था NGT। अब भी नए बहुत बार अपने न्यूज में भी नाम आता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। established in 2010 acts as specialized court to handle environmental disputes, has to regulate activities that have an adverse impact on the environment। एक्चुअली होता क्या है, जो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती ठीक है ना? तो वहां क्या होता है कि इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो नुकसान बहुत ज्यादा होता है ना, एनवायरनमेंट पे नुकसान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी हानिकारक गैसेस यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे जब मामले बढ़ गए तो इन्होंने एक स्पेशल कोर्ट को बनाया जो एनवायरमेंटल रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ के एनवायरमेंट के नियम भी बहुत कड़े हैं और एनवायरमेंट के लिए, लेकिन कंपनियों को भी काम करना है, इंडस्ट्री को भी काम करना है, तो दोनों में बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, है ना? ये दूसरा जो एनजीटी हेल्प्स टू रेगुलेट एक्टिविटीज दैट हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, है ना? तो जो अलग अलग एक्टिविटीज है, जैसे मान लीजिए कहीं पर मैं बात करता हूँ आपको, कोई रिवर है वहां पर कुछ आप केमिकल फैक्ट्री लगा रहे हो, केमिकल उसके अंदर बहा रखा है, उसको एनजीटी रेगुलेट करवाता है। अभी आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में जो हाईवे बन रहा है उसमें एनजीटी थोड़ा सा टांग अड़ा रहा था, यूपी में जो हाईवे बन रहा था उसमें एनजीटी टांग अड़ाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये टांग अड़ाना नहीं होता, इनका टारगेट होता है कि जो एनवायरमेंटल है उसको कम से कम नुकसान हो और जो एक्टिविटीज जो एनवायरमेंट को हार्म करने वाली है उनको रेगुलेट कर सकें। अगला जानते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना? तो ये भी आप जान रही क्या NRCP का फुल क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो कि 1995 में लागू हुआ टू क्लीन अप रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो जो रिवर्स है और उनकी ट्रिब्यूटरीज से जो जगह रिवर ऑक्यूपाइड करती है उसको क्लीन करना, इंक्लूड्स मेजर्स सच एज सीवेज ट्रीटमेंट, फॉरेस्टेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमें जो नदियों से जो सीवेज निकल रहा है उसको ट्रीट करना है और आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी उसमें इंक्लूड किया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंदर, जो कि 1995 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। 2014 मोदी गवर्नमेंट का पहला फ्रंटलाइन मिशन 2014 में, है ना? इंडिया की जो सिटीज है उनको क्लीन करने के लिए इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन, है ना? इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे, आपने सुना होगा कि मोदी ने इतने टॉयलेट बनवाए, इतने टॉयलेट बना, है ना? वेस्ट मैनेजमेंट के भी काम करता है और अवेयरनेस कैंपेन को भी प्रोवाइड करता है कि लोगों में अवेयरनेस हो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, आप सुनते ही होंगे अपने घर के आसपास। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, CRZ, है ना? तो CRZ ये भी एक प्रकार की जो एनवायरमेंटल का संस्था है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया। रेगुलर डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन कोस्टल एरिया, एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, टूरिज्म एंड रेगुलेट टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लीजिए कोई सी है, बहुत बड़ा एक सी है, तो वहां पर भी कोस्टल एरिया है, उसकी कोस्टल लाइफ है ना? तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हो ना। अब एक्टिविटीज कौन कौन सी? एक तो कंस्ट्रक्शन हो गई, है ना? ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद आप देख सकते हो कि माइनिंग हो गई, उसके अलावा आप देख सकते हो टूरिज्म। तो ये इन सारी चीजों को रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं कि भाई समुद्र है तो आप वहां पर बहुत सारी टूरिज्म एक्टिविटी आप प्रमोट कर दो, बहुत सारी माइनिंग, क्योंकि वहां पर सी की भी लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है ना? तो उसके लिए आप ये जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन काम करता है। ग्रीन बिल्डिंग की गाइडलाइंस ऑब्वियसली बात है, अपन अभी पढ़ चुके हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 2003, एम्स टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ इको फ्रेंडली बिल्डिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग फॉरेस्ट या रिन्यूएबल, है ना? फॉरेस्ट के साथ रिन्यूएबल भी आएगा।
ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, अच्छा सॉरी ग्रीन बिल्डिंग आया था, वो गृहा था, है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप घर बना रहे हैं तो उसके अंदर ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट मैनेजमेंट। इनको ये प्रमोट करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी, है ना, इंट्रोड्यूस 2007 में इंट्रोड्यूस किया टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग। गाइडलाइन इंक्लूडिंग मेजर्स सच एज द यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, एचवीएसी सिस्टम एंड बिल्डिंग मटेरियल। तो आपने ऐसे बिल्डिंग मटेरियल यूज करने हैं, हाई वोल्टेज अल्टरनेट करंट सिस्टम, ठीक है ना। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग हमें यूज करनी है। बहुत बड़े बड़े बल्ब नहीं चलाने हैं जिन लाइटों से बहुत ही कम में काम हो जाता है या एनर्जी की बचत होती है। एसी जो है कि जो 5 स्टार रेटिंग वाली जो आते हैं, तो ये बहुत सारी एनर्जी आपकी बचाते हैं, बहुत फायदा करते हैं। आपका जेब भी आपकी हल्की रहेगी और एनवायरनमेंट को भी कम से कम नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। Environmental management plans are developed for specific projects and aim to minimize the environmental impact of the project. These plans typically include measures control dust, noise, other pollutants, and as well as plan for waste management and site rehabilitation. तो EMPs जो हैं, ये जो है, ये किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई मान लीजिए आपके आसपास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा मॉल बन रहा है या उससे बड़ी कोई टाउनशिप बन रही, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को देखते हुए हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार करते हैं कि भैया आप जो है इस तरीके से आप अपना कंस्ट्रक्शन करें, इस तरीके से आप यहाँ से गाड़ियां लाएं, है ना। डस्ट का कंट्रोल कैसे होगा, नॉइज का कंट्रोल कैसे होगा, रिहेबिलिटेशन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे जनरेट करें। तो उन सब के लिए हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर साइट का जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। Environmental impact assessment is a process of evaluating the potential environmental impact ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिफोर दे आर अप्रूव्ड। तो ये जो है आजकल बहुत ही एक तरह से कंपलसरी हो गया ना, कंपलसरी हो गया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट को खुद से भी बताना पड़ता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इससे एनवायरमेंट के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा और ये इम्पैक्ट जो है बहुत ही न्यूट्रल सा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है। फिर गवर्नमेंट अपना आदमी भेज के उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएगी और दोनों चेक करेगी, उसके बाद ही वो आपको परमिशन देगी। It includes thorough assessment of the potential impact on environment, including air, water, soil quality, as well as the impact on natural habitats and wildlife. जो भी वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, इन सब का इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है ना। मतलब क्या क्या जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सोइल की क्वालिटी है, वाटर, एयर, इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, ये थोरोली असेस करते हैं उसको, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कंक्लूजन की बात करें तो हम ये अलग अलग पॉलिसीज पढ़ चुके हैं। गाइडलाइंस फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एसेंशियल टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऑब्वियसली बात है, इन सबका हमें फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें एनवायरनमेंट को सेव करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।